Good evening, everyone. So, in today's video, we'll discuss about a particular test which is known as Luria-Dalbruck fluctuation test. ठीक है. So basically ये टेस्ट होता क्या है? ठीक है. बेसिकली ये जो टेस्ट है इसमें हमें इस टेस्ट से हमें ये प्रूव करना है कि जो म्यूटेशंस हैं, ठीक है, जब भी हम ऑब्वियसली हमने म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा कि अलग अलग टाइप की म्यूटेशंस होती हैं, कि जो म्यूटेशंस इंड्यूस होती हैं, ठीक है, मतलब म्यूटेशंस जो होती हैं वो आपकी या तो आइदर दे आर स्पॉन्टेनियस और बेसिकली दे आर इंड्यूस्ड. स्पॉन्टेनियस का मतलब तो क्या है कि जैसे खुद से हो रही हैं, ठीक है, कि जो म्यूटेशंस आपको देखने को मिल रही हैं वो उसमें मतलब आप कुछ उसको इंड्यूस नहीं करा रहे. इंड्यूस कराने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई या तो कोई केमिकल म्यूटाजन दो और यू कैन गिव सम फिजिकल रेज. जैसे ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम एक्स रेज है, एक्स रेज को म्यूटेशंस करने के लिए मुलर ने यूज किया था, ठीक है ना. एंड फॉर दिस डिस्कवरी उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. फिजिकल में एक्स रेज भी हो सकती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी हो सकती हैं, ठीक है, गामा रेज भी होती हैं, ठीक है. तो कंसेप्ट ये है कि ये प्रूव करना है कि जो म्यूटेशंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस है या इंड्यूस्ड है, ठीक है. सो ऑब्वियसली चलो इंड्यूस, जब आप किसी चीज को इंड्यूस करा रहे हो, ठीक है, तो उसमें तो चलो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है. लेकिन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि समथिंग विच इज हैपनिंग रैंडमली, ठीक है. अब इसमें देखो दो कंसेप्ट होते हैं. पहले मैं आपको वो बताता हूँ क्या होता है. जैसे ये आपको एक डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है. देखो क्या है कि ये उन्होंने शो कर रखा है इंड्यूस्ड वर्सेस स्पॉन्टेनियस. अब देखो क्या होता है कि जैसे इंड्यूस्ड में उसने क्या शो करा कि जैसे आपने एक स्पेसिफिक जो सेल है, जैसे हर एक केस में आप देख सकते हो कि जो म्यूटेशंस आ रहे हैं, जैसे इधर भी दो म्यूटेंट दिखा रखे हैं, इधर भी आपके दो दिखा रखे हैं, इधर भी टू शो कर रखे हैं, इधर भी क्या शो कर रखे हैं आपके टू, ठीक है. मतलब कि इंड्यूस तो है ना, इंड्यूस तो किस वजह से हुई है, मतलब वो पहले से तो नहीं है. ये नहीं होता. अगर ऐसा होगा कि किसी पर्टिकुलर जैसे आप बैक्टीरिया जिस पे भी स्टडी कर रहे हो, अगर उसके अंदर म्यूटेशन आई तो फिर आगे सब में जानी चाहिए. बट इसमें उसने क्या शो कर रखा है कि हर एक केस में इक्वल है. अब इधर क्या शो कर रहा है, जैसे मान लो इसमें म्यूटेशन होगी, ठीक है, दिस इज ओनली वन, कि मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे जनरेशन शो कर सकते हो कि मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है फॉर एग्जांपल, ये थर्ड जनरेशन और ये फोर्थ जनरेशन है. अब डिपेंड करता है कि म्यूटेशन कौन सी जनरेशन में मतलब कौन सी जनरेशन में हुई है. ये इंड्यूस नहीं है, ये हम क्या शो कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस. ये किसका कंसेप्ट है, स्पॉन्टेनियस का. क्योंकि मान लो जैसे ये एक बैक्टीरिया था, वो दो में डिवाइड हुआ, अब इसमें म्यूटेशन आ गई, तो ये म्यूटेशन जो है फिर वो आगे सब में जाएगी, क्योंकि ये म्यूटेशन इसमें आ गई ना. दैट इज समथिंग विच हैपन रैंडमली, कि रैंडम इसके अंदर एक म्यूटेशन होगी. अगर इसके अंदर हुई तो आप आगे आपको देख रहे हो कि सभी में गई. किसी केस में शो कर रखा है कि म्यूटेशन हुई नहीं, अगर एक को भी म्यूटेशन हुई तो किसी में भी नहीं जाएगी. ऐसे क्या शो कर रखा है, जैसे इधर इस जनरेशन में म्यूटेशन आई और इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर, तो ये भी आगे आपकी आगे दो में चली गई. तो इंड्यूस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इक्वल नंबर आ रहा है. मतलब क्योंकि उसमें स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग डिवीजन, जब एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है उस टाइम पे उसमें कुछ म्यूटेशन आ रही है नहीं आ रही है. इंड्यूस का तो मतलब क्या है कि जैसे अब ये एक सेल पड़ा हुआ है, अगर इसके अंदर हमने म्यूटाजन दे दिया तो उसमें तो म्यूटेशन आएगी आएगी, ठीक है. तो अब वो डिपेंड करता है ना कि हर एक सेल में तो नहीं आएगी. अब इंड्यूस में उसने क्या दिखाया, इक्वल नंबर है, जैसे इधर भी दो हैं, इधर भी दो हैं, इधर भी दो, इधर भी दो. बट स्पॉन्टेनियस में कैसा रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, किसी में एक है, किसी के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, किसी केस के अंदर एक भी म्यूटेंट नहीं है, और किसी के अंदर आपको जैसे यहाँ पर बेसिकली जैसे ये तीन म्यूटेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. तो अभी इस चीज को प्रूव कैसे किया गया वो मेनली हमें देखना है, क्योंकि वही हमारा एक्सपेरिमेंट है कि लूरिया डेलब्रक ने कैसे प्रूव करा कि म्यूटेशन इंड्यूस्ड होती हैं या स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है. देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बल्ब फ्लास्क है, एक बड़ी फ्लास्क है. उन्होंने क्या करा, इसके अंदर दे हैव टेकन इकोलाई ग्रोन इन द एब्सेंस ऑफ T1 फाज, ठीक है ना. देखो T1 फाज क्या होता है, जो बैक्टीरिया को लाइस कर देता है, ठीक है ना. फाजिस फाजिस वो स्पेसिफिक आपके वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं. तो अगर तो बैक्टीरिया किल हो गए तो इसका मतलब क्या है, फिर तो आपके, अगर बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल किल हो गए,
अगर मान लो यहाँ पे T1 फाज है, अगर सारे बैक्टीरिया मर गए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर तो आगे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या शो कर रहा है? इक्वलाइज ग्रोन इन द एब्सेंस ऑफ T1 फाज। ठीक है, और दूसरा क्या है, जैसे इसमें एक बल्ब फ्लास्क है, इसमें क्या है, बहुत सारे आपके बेसिकली क्या है, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा केस क्या है, इंडिविजुअल कल्चर, जैसे उसने मान लो 20 ट्यूब्स ली, हर एक के अंदर मतलब थोड़े थोड़े बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा कि ये जो बड़ी फ्लास्क है, इसमें से ना 10 सैंपल्स लिए। ठीक है, और हर एक के अंदर 20 मिलियन सेल्स हैं। हर एक के अंदर कितने हैं आपके? 20 मिलियन। ऐसे ही ये जो ट्यूब्स हैं, इसमें से भी ईच ट्यूब में से 20 मिलियन सेल्स लिए। उन्होंने क्या देखा, अब उन्होंने ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर T1 फाज है। अब ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो T1 फाज के रेजिस्टेंट है, क्योंकि जिनको तो T1 फाज मार देगा, वो बैक्टीरिया तो यहाँ पे ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या दिखाया, यू कैन सी रिलेटिवली इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर T1 फाज रेजिस्टेंट। ये जो लिखा ना टन, दिस इज T1 फाज रेजिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट है उसके ऊपर T1 फाज है। अब इसका क्या मतलब है ना कि बेसिकली जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे थे, कुछ के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस हुई। ठीक है, और जिस वजह से वो, अब देखो ना आपने डाले कितने सेल हैं? 20 मिलियन सेल्स। 20 मिलियन तो बहुत सारे ना, अगर एक हर एक सेल ग्रो करने लग गया, इसका मतलब यहाँ पे 20 मिलियन कॉलोनीज बननी चाहिए थी। बट 20 मिलियन में से आपको कितनी कॉलोनी दिख रही है? मतलब 6 7, किसी में 8 दिख रही है मैक्सिमम, इतनी कॉलोनीज आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रिलेटिवली इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T1 फाज रेजिस्टेंट कॉलोनीज। ठीक है, अब देखा ना, इसका क्या मतलब है कि सेवरल इंडिपेंडेंट म्यूटेशंस अकर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, क्योंकि इसमें तो बल्क में है, सारे इकट्ठे हैं। तो क्या हुआ कि जिन जिन में म्यूटेशंस हुई वो सारे मिक्स हो गए। अल्टीमेटली तो मिक्स ही हो गए ना। अब आप कोई 20 मिलियन उठा रहे हो, किसी में कुछ आ रहे हैं, किसी में कुछ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब अलग अलग कल्चर्स हैं, अब अलग अलग कल्चर में उन्होंने क्या देखा, किसी केस में तो कॉलोनी आ ही नहीं रही। किसी, देखो ना, इफ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बल्ब फ्लास्क में पहले ही बहुत बैक्टीरिया है, तो ऑब्वियसली उसमें, अब चलो मे बी अलग अलग स्टेज के ऊपर म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस हुई, मतलब अलग अलग स्टेज के ऊपर म्यूटेशन हुई, क्योंकि अगर आप T1 फाज नहीं है, इसका मतलब हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर T1 फाज की प्रेजेंस में होती तो फिर आप उसको इंड्यूस्ड बोलते। यहाँ पे T1 फाज नहीं है, आप सिंपली बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हो। अब इसमें म्यूटेशंस हुई, अब डिपेंड कर रहा है ना वो कहाँ कौन सी स्टेज पे हुई है, किसी में फर्स्ट जनरेशन में हुई, किसी में सेकंड में हुई, बट सारे मिक्सचर हैं। तो जब आपने 20 मिलियन सेल लिए तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आई। लेकिन जब आपने इंडिविजुअल कॉलम्स लिए, कुछ केसेस में तो कॉलोनीज आई नहीं, किसी में एक आई, किसी में 3 आई, किसी के अंदर 5 आ गई, किसी में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा आ गई। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे ये दिखा रखा है इसने 16 नो T1 फाज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुई नहीं है इस 16 वाली प्लेट में, फर्स्ट वाली प्लेट में, थर्ड वाली में। लेकिन जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिले, कॉलोनीज, इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन अकर्ड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिफोर T1 एक्सपोजर। देखो T1 तो आपने बाद में दिया है, T1 तो पहले तो है ही नहीं, अब यहाँ पे T1 तो है ही नहीं ना। आपने ये जो दोनों पहले करा है ना, दोनों जो करा है, जो बल्क फ्लास्क का जो इंडिविजुअल है, इसके अंदर आपने T1 फाज नहीं यूज करा। अगर तो T1 फाज की प्रेजेंस में अगर बनी होती, जैसे अब आपने T1 फाज यहाँ पे दिया है इस केस में, तो फिर सब में इक्वल आनी चाहिए थी, क्योंकि इंड्यूस करा ना आपने। इंड्यूस का मतलब है कि आपने उतना ही इक्वल नंबर ऑफ T1 फाज है, इक्वल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, फिर तो उतनी कॉलोनीज आनी चाहिए थी। लेकिन सभी के अंदर डिफरेंट नंबर आई, इसका मतलब म्यूटेशन पहले ही हो गई थी। म्यूटेशन T1 फाज देने के बाद नहीं हुई है, म्यूटेशन पहले होगी। अब वो डिपेंड करता है कि अगर तो अर्ली स्टेज पे हुई, जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे थे, जैसे इस प्लेट के अंदर 18th प्लेट में, तो अर्ली स्टेज में ही उसमें म्यूटेशन होगी, तो इस वजह से आपको ज्यादा रेजिस्टेंट नंबर ऑफ कॉलोनीज देखने को मिली। अगर उसमें हुई नहीं, किसी भी स्टेज पे नहीं हुई, वो डिपेंड करता है आपने कितनी जनरेशन के लिए बैक्टीरिया को डिवाइड कराया है। तो अगर हुई नहीं तो इसका क्या मतलब है, तो उसमें आएगा ही नहीं, उसके अंदर आपकी T1 फाज रेजिस्टेंट कॉलोनीज आई नहीं। किसी के अंदर 4 5 आ गई, किसी के अंदर 6 7 आ गई। तो ये क्या शो कर रहा है, क्योंकि आपने देखो 20 ट्यूब्स हैं, इक्वल एक जैसी कंडीशंस रखी हैं, सभी में से सेल भी इक्वल नंबर के लिए हैं। तो अगर तो T1 फाज की प्रेजेंस में, अगर T1 फाज की वजह से म्यूटेशन होती, फिर सब में इक्वल आनी चाहिए थी। लेकिन इक्वल नहीं आई, इसका मतलब म्यूटेशन पहले ही हो चुकी है। म्यूटेशन पहले हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन दे दैट मेक देम रेजिस्टेंट टू द T1 फाज।
and those bacteria will only be able to grow on the plate because it is mentioned that कि ये जो प्लेटिंग है, चाहे इधर जो आपने 10 प्लेट्स लिया है, इधर चाहे जो 20 प्लेट्स लिया है, उनके ऊपर T1 फाज है। अगर तो T1 फाज की वजह से अगर T1 फाज की वजह से म्यूटेशन होती, हर एक के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ कॉलोनीज आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो म्यूटेशंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो रैंडमली होती हैं, इंड्यूस नहीं होती हैं। ठीक है, और ये इस बार का ही आपके नेट के एग्जाम का क्वेश्चन आया था। ठीक है, बस उन्होंने ये पूछा था, ये अभी 24 वाला जो जून का पेपर है, ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, हु एक्सपेरिमेंटली demonstrated mutations occur randomly, so the answer was Luria and Dalbruck। ये इस बार का आपका जून 24 का क्वेश्चन है। इसी बार नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि किसने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करा था। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था कि जिसकी हेल्प से उन्होंने ये करा बताया था कि जो म्यूटेशंस होती हैं वो रैंडमली होती हैं। ठीक है, देखो इस बात को आपको बस यही समझना है, बाकी थ्योरी में तो चलो आप जितना भी उसको पढ़ लो। मेन पॉइंट इज दिस कि मेन पॉइंट क्या है, ये जो एक इमेज है हमारे सामने, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। लेकिन उसने दो अलग अलग कंडीशंस ली, एक बल्क थी, एक केस में उसने क्या करा, इंडिविजुअल कल्चर्स में कराया। ठीक है, क्योंकि अब इसमें तो क्या ना, इसमें पहले ही बड़े सारे बैक्टीरिया थे, वो सारे तो मिक्स ही हो गए। तो जब आप 20 मिलियन सेल्स ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंट आएंगे, क्योंकि वो तो सारे मिक्स हो गए ना। जैसे मान लो आप ये 20 प्लेट है, ये 20 आपने इंडिविजुअल कल्चर है, इन्हीं को एक बार मिक्स कर दो सारों को। अब क्या होता है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, किसी में नहीं है, तो एवरेज फिर क्या होगा, एवरेज आपको इक्वल नंबर देखने को मिलेगा। अगर ये जो 20 के 20 है ना इंडिविजुअल कल्चर, आप इनको मिक्स कर दो, फिर आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उनका अलग अलग कल्चरिंग करा रहे हो तो आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये वाला। सो विद दिस एक्सपेरिमेंट दे प्रूव की जो म्यूटेशंस हैं वो रैंडम होती हैं। ठीक है, अगर इंड्यूस्ड होती तो आपको ये जो 20 की 20 प्लेट है ना, हर एक के ऊपर आपको इक्वल नंबर ऑफ, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ कॉलोनीज देखने को मिलती। ठीक है, इंड्यूस करने का मतलब देखो, इंड्यूस कौन करा सकता है, कोई म्यूटाजन करा सकता है, कोई, जैसे हमने फिजिकल की बात करी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर T1 फाज, वो क्या एक वायरस है। ठीक है, तो वायरस की प्रेजेंस की वजह से भी यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेसिकली जो कॉलोनीज हैं, अगर कॉलोनीज इक्वल आती ना, तब आप कहते हैं कि T1 फाज की वजह से म्यूटेशन हुई है। लेकिन क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कॉलोनीज नहीं आई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे म्यूटेशंस अकर, वो पहले ही म्यूटेशन हुई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे दोज पर्टिकुलर बैक्टीरिया वर रेजिस्टेंट टू T1। ठीक है, और जिसकी वजह से इवन इन द प्रेजेंस ऑफ T1 फाज वो बैक्टीरिया आपके क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर लूरिया डेलब्रक टेस्ट।